हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको वर्क के बारे में बतलाया था। जैसा कि आप जानते हो चैप्टर 6 शुरू हो चुका है। वर्क, एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर का नाम है। तो कल के लेक्चर में मैंने वर्क का जिक्र किया था। आज हम लोग एनर्जी समझेंगे। एनर्जी क्या चीज होती है। देखो, किसी भी बॉडी के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर यदि वर्क करने की क्षमता है, वर्क करने की कैपेसिटी है या एबिलिटी है, तो हम समझेंगे कि उस बॉडी के अंदर एनर्जी है। द एबिलिटी ऑफ, डिफाइन कैसे करोगे? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मैं इस पेन से बोर्ड पे लिख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी है, जो भी बायोलॉजिकल फॉर्म की एनर्जी है, जो भी ब्रेड, राइस, टी, जो कुछ भी हमने लिया है, शुगर, जो कुछ भी लिया है, उसके कारण मेरे बॉडी के अंदर वर्क करने की एबिलिटी है। और मैं इस वजह से मैं इस पेन से यहाँ पर लिख पा रहा हूँ, इस मार्कर को डिस्प्लेस करा पा रहा हूँ बोर्ड पर। यानी कि मेरे अंदर काम करने की क्षमता है, यानी कि मेरे अंदर, मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी है। ठीक है? तो किसी भी बॉडी के अंदर यदि वो वर्क कर पा रहा है, उसमें किसी भी वजह से वर्क करने की कैपेसिटी है, तो समझेंगे कि उसके अंदर एनर्जी छुपी हुई है। ठीक है? एक ईंट का टुकड़ा एक सर्टेन हाइट से अगर गिराया जाए, एक सर्टेन हाइट पर रखा हुआ है, देखने में तो लग रहा है कि बिल्कुल रेस्ट में है। ठीक है? मान लो कि रूफ पर रखा हुआ है, छत पर रखा हुआ है ईंट का टुकड़ा। ठीक? और नीचे फ्लोर पर एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, सब कुछ स्थिर है। छत पर से क्या करें, उस ईंट के टुकड़े को जो कि किनारे रखा हुआ है, बिल्कुल जरा सा ऐसे पुश कर दें, वो ईंट का टुकड़ा नीचे गिरेगा और नीचे जो ग्लास पीस रखा हुआ है उसको स्मैश कर देगा। यानी कि उस ईंट के टुकड़े में भले ही वो रेस्ट में था, एक सर्टेन हाइट पे रखा हुआ, भले ही वो लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रॉप करते ही उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो अपनी एनर्जी से वो उस ग्लास पीस को स्मैश कर रहा है। कोई टाइल्स है, कोई चाइना क्ले का बना हुआ, कोई चीनी मिट्टी का बर्तन है, उसको भी वो टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मतलब कि उस ईंट के पास जो एक सर्टेन हाइट पर रखा हुआ, उसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी है। ठीक है? एक तीर है, धनुष में स्ट्रेस्ड है, ए बो हैज बीन स्ट्रेस्ड। एक बो को, एक तीर को धनुष में वो खींच करके रखा गया, तनी हुई धनुष है, डोरी को तना हुआ है, पूरा स्ट्रेस्ड है और तीर को इस पोजीशन में रखा गया है। जैसे ही हम एरो को रिलीज करते हैं, ठीक है, व्हाट हैपेंस, वो दूर जाकर के अपने टारगेट को हिट करती है। यदि मान लो कि एक वुडन ब्लॉक ही है जिसको जाकर के हिट कर रही है, तो उस लकड़ी के कुंडे में वो धंस कर उसमें मोशन तक पैदा कर देगी। यानी कि उसके अंदर, इस स्ट्रेस बो के अंदर वर्क करने की एबिलिटी है। कैटेपल्ट, ठीक है, वो गुलेल जो होता है, कैटेपल्ट कहते हैं। गुलेल की स्ट्रिंग को, जो भी उसका रबर है, उसको अगर हम स्ट्रेच करें, उसके अंदर एक छोटी सी ईंट की, कंक्रीट की टुकड़ी हम डाल दें, गोली रख दें, और फिर उसको जैसे ही हम रिलीज करेंगे, उसके अंदर वर्क करने की क्षमता है। अचानक से वो मोशन, रिलीज करते ही वो मोशन में आ जाती है और दूर जाकर के अपने टारगेट को हिट करती है और उसमें मोशन भी पैदा कर सकती है और वो वर्क कर सकती है। ठीक है? एक राइफल से निकली हुई जो बुलेट है, ठीक है, उसमें भी वर्क करने की एबिलिटी। वो एक मेज पर रखा हुआ अगर कोई वुडन ब्लॉक है, वुडन स्लैब है, तो उसको क्या कर सकती है, उसमें उसको हिट करके उसमें धंस जाएगी। उसको धंसने के बाद वो उसको मोशन में ला देगी। ठीक है? यानी कि उसको डिस्प्लेस कर सकती है। तो हम देख रहे हैं कि आइदर ड्यू टू मोशन और ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, जो चीजों में है वर्क करने की एबिलिटी है। ठीक है? सर्टेन हाइट पर डैम बना करके पानी कलेक्ट किया हुआ है, 200-300 मीटर की ऊंचाई पर टिहरी डैम में वाटर को कलेक्ट किया हुआ है। नीचे एसी जनरेटर का प्रिंसिपल तुम लोग जानते हो, एसी डायनेमो जैसा सिस्टम है जिसके टरबाइन के ब्लेड्स पर उस पानी को गिराया जा रहा है।
अब उतनी हाइट से गिरती हुई वाटर टरबाइन ब्लेड्स को जब रोटेशन पैदा करेगी तो आर्मेचर जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो तुम जानते हो इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यहाँ बल्ब जल रहा है और यहाँ बोर्ड पर जो है काम हो रहा है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। फैन रन करने के लिए डिफरेंट पर्पसेस से उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं कि चीज़ों में वर्क करने की जो एबिलिटी है, यानी कि हम समझेंगे कि उसके अंदर एनर्जी है। क्लियर है? अब ये जो एनर्जी है ये डिफरेंट फॉर्म्स की हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी जो है ये बहुत से रूपों में पाई जाती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हमने बात करी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म, मैकेनिकल फॉर्म की एनर्जी, किसी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन के कारण, उसकी वेलोसिटी के कारण, ठीक है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम सुना ही है आपने। केमिकल एनर्जी का नाम सुने, बैटरी के अंदर, सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और किस रूप में एनर्जी होती है? मैग्नेटिक फॉर्म की एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, और विंड एनर्जी होती है, बाद में साउंड एनर्जी होती है, ठीक है। साउंड एनर्जी है आपका, वो हीट एनर्जी है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं। तो एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं और इन सभी रूपों को एक रूप से दूसरे रूप में, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला भी जा सकता है। ये भी आपने पढ़ रखा है, 9th क्लास में पढ़ा है। 9th की चीज़ें 11th में बहुत इलेबोरेट वे में पढ़नी होती है। अब ये जो एनर्जी है जो कि कई प्रकार की होती है, ठीक है, तो इसमें से एक विशेष प्रकार की एनर्जी जिसको मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी का जिक्र हमें इस चैप्टर में करना है दैट इज मैकेनिकल फॉर्म। तो मैकेनिकल फॉर्म की एनर्जी क्या होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी इन ए बॉडी इज ड्यू टू मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स का मतलब क्या हुआ? आइदर ड्यू टू मोशन, बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोशन के कारण, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है, या उसकी पोजीशन के कारण। एक सर्टेन हाइट पर जैसे रखा हुआ ईंट है, एक सर्टेन हाइट पर डैम के अंदर कलेक्टेड वाटर जो है, इन सब के अंदर जैसे आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। एक तीर का एग्जांपल मैंने दिया, एक बो को, स्ट्रेस्ड बो के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको जब हम स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि रिलीज करते ही काइनेटिक फॉर्म में आएगी, ठीक है। एक लोडेड गन के अंदर, लोडेड राइफल के अंदर क्या होती है? कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगा, सामने एक बुलेट होगा, जैसे रिलीज करेंगे ट्रिगर ऑन करके स्प्रिंग जो है वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में उसको रिगेन करेगी और इसी चक्कर में क्या होगा कि बुलेट पर फोर्स लगाएगी, एक वेरी लार्ज फोर्स, लार्ज अमाउंट का, और उसके कारण बुलेट जो है हिट होकर के आगे की ओर मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर, कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर, गन के, लोडेड गन के अंदर किस प्रकार की एनर्जी है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो कि इलास्टिक फॉर्म की एनर्जी है, ठीक है। वैसे ही और भी कई प्रकार के ये जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म है, जैसे आगे पढ़ोगे तुम लोग 12th क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज पार्टिकल्स अगर नज़दीक रखे हुए हैं तो पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज की जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बातें उठेंगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार की होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हुआ कि किसी बॉडी के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, या तो उसके मोशन के कारण, या तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, या फिर उसकी पोजीशन के कारण उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी मेनली आपके दो प्रकार के होंगे, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ध्यान देना, बहुत कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एज जो भी डिफाइनिंग टर्म्स हैं उसके रूप में। जैसे काइनेटिक एनर्जी को मैं अभी डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो मैंने बताया मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार के हो गए, काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ड्यू टू मोशन, किसी बॉडी के अंदर ड्यू टू मोशन जो एनर्जी हिडन रहती है, उसके अंदर स्टोर्ड रहती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर उसके पोजीशन के कारण
ठीक है, या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे सर्टेन हाइट पर डैम के अंदर वो वाटर कलेक्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पानी के पास एनर्जी जो है कंजर्व है, जो नीचे गिरने पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और अल्टीमेटली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब वो टर्बाइंस के ब्लेड्स पर गिरती है, उसे रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो स्टोर्ड एनर्जी जो है वाटर के अंदर डैम पर, वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। लोडेड गन के अंदर जो स्प्रिंग, कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। तो ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी भी कई प्रकार की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कंप्रेस्ड स्प्रिंग या स्ट्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, वो एरो सिस्टम में बताया स्ट्रेस्ड बो है, तो बो की जो स्ट्रिंग है वो उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर किस फॉर्म की एनर्जी स्टोर रहेगी, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण वो अपने ओरिजिनल लेंथ को रिटेन करेगा जैसे ही हम बो को रिलीज करेंगे, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी खुद ही कई प्रकार के, मैंने ये भी बताया कि चार्ज, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स एक जगह रखे रहे हैं तो उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात उठेगी, लेकिन जिसके बारे में अभी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात उठेगी जो अभी तुम लोग उतना समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्म की एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म हुए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वो फॉर्म जिसमें एनर्जी किसी बॉडी के पास होती है, क्यों, ड्यू टू इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय ए बॉडी आइदर ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो पोजीशन, जैसे कि सर्टेन हाइट पर रखा हुआ ईंट का एक टुकड़ा, सर्टेन हाइट पर कलेक्टेड वाटर, ये सब पोजीशन के कारण हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोजीशन कॉन्फिगरेशनल चेंज के कारण, मतलब तीर के वो जो धनुष की जो उसकी जो स्ट्रिंग है उसको खींचे तो उसके कॉन्फिगरेशनल चेंज है, उसकी लेंथ जो है वो ट्विस्टेड हो गई, वो बेंट हो गई, स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ, तो ये सब कॉन्फिगरेशनल चेंज के कारण इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी। तो ये सब जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी तुम समझ रहे होगे थोड़ा बहुत। अब हम लोग को काम ये करना है कि वी हैव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी नया कुछ नहीं है, आप जानते हो फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, और इसे 9th क्लास में प्रूव भी किए हो, लेकिन यहां मैं आपको उसी फॉर्मूला को एक अलग तरीके से प्रूव कराऊंगा। आई एम गोइंग टू यूज कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो मान लो एक सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास mkg है, ठीक है, और ये शुरू में रेस्ट में था, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। मान लो कि इस पर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया और ये फोर्स लगातार कुछ देर तक एक्ट करता गया, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि इस स्मूथ सरफेस पर इस मास का, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ। सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट टोटल x के बराबर हुआ, और फाइनली ब्लॉक जब B पॉइंट पर पहुंच रही है, इसको A मान लो, फाइनली ब्लॉक जब B पोजीशन पे पहुंच रही है तो सपोज इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, और इसकी वेलोसिटी इस B पॉइंट पर जो है v है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई। मान लो कि इस दरमियान टाइम t सेकंड का लगा, तो डिस्प्लेसमेंट x होने के बाद इस कांस्टेंट फोर्स के कंटिन्यूअस एक्ट करने से इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पर v हो गई, ठीक है। तो ये बताओ, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगर हम मान लें, तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन बाय द force for a small displacement, dx will be, बोलो कितना होगा, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया वर्क डन क्या होगा, वो वर्क डन भी काफी स्मॉल होगा, लेकिन वो वर्क की वैल्यू f dx के बराबर होगी। मैंने आपको बतलाया था वेक्टर फॉर्म में f डॉट dx बतलाया था मैंने, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस डॉट प्रोडक्ट को जब आप स्केलर फॉर्म में पुट करोगे तो ये f dx cos 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच के एंगल 0 है, और ये cos 0 डिग्री 1 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू अल्टीमेटली f dx। तो स्मॉल वर्क डन
एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए कितना होगा, ब्लॉक को यहां से यहां एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो किया गया वर्क डन है वो f dx के बराबर होगा। ठीक है, अब तुम जानते हो कि f तो m इंटू ए के बराबर होता है, तो एज f इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। अब मैं स्केलर फॉर्म में सब लेकर चल रहा हूं, और a क्या होता है, a खुद dv बाई dx होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ध्यान देना, dv अपॉन dt, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, तो f हो गया m dv अपॉन dt। यदि f की इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये जो स्मॉल वर्क डन हुआ dw कितना हो जाएगा, m dv अपॉन dt इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो मैं कैलकुलस मेथड यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मेथड 9th में तुम जानते नहीं थे। अब dx अपॉन dt को यदि एक साथ हम ले लें, ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा v, तो dx अपॉन dt v होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू mv dv। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो स्मॉल वर्क डन हमें करना पड़ा इस ब्लॉक को एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx देने के लिए इस कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, वो किया गया वर्क डन mv dv के बराबर हुआ। ठीक है, अब तुम देखो यहां पर मास तो कांस्टेंट है और सब कुछ जो वेरिएबल टर्म है वो वेलोसिटी है। तुम देखो यहां पर वेलोसिटी वेरी कर रही है, क्यों, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी तो लगातार बढ़ेगी। तो मान लो कि जैसा हमने एज्यूम कर रखा है शुरू में ही कि इनिशियली द ब्लॉक वाज एट रेस्ट, सपोज करो फाइनली व्हेन द ब्लॉक रीच द पॉइंट बी आफ्टर t सेकेंड, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को अंडर प्रॉपर लिमिट अगर इंटीग्रेट कर दें, यानी कि यहां से यहां तक लाने में, a से b तक डिस्प्लेस करने में, वेलोसिटी को 0 से बढ़ा करके v तक करने में नेट वर्क डन कितना किया गया वो यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे अंडर प्रॉपर लिमिट। तो ऐसे ऐसे तमाम स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान किया गया वर्क डन का सबका समेशन करेंगे तो वही इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, यहां से यहां तक लाने में ऐसे ऐसे तमाम स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट्स के दरमियान किया गया वर्क डन जो भी होगा उस सभी वर्क डन को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये वर्क जो है ये सबके लिए कांस्टेंट तो है नहीं, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग वर्क हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि फोर्स जो है उसमें चेंजेस आ रहे हो। तो ये मान लो कि ये जो वर्क डन हुआ इस सबको टोटल वर्क करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो जब इंटीग्रेट करोगे टोटल वर्क निकालने के लिए, तो हम चाहते हैं कि a से b तक लाने में टोटल वर्क इस फोर्स के द्वारा कितना किया गया, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू m को बाहर करो और इंटीग्रेट करेंगे v dv को, और वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फाइनली इट हैज बिकम v, तो ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये वर्क डन जो हो गया ये हो गया mv स्क्वायर बाई 2, और जो वर्क किया गया है यही वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में है। ये जो किया गया वर्क डन है इस फोर्स के द्वारा इस ब्लॉक पर, ये किस रूप में परिलक्षित हो रहा, किस रूप में अपीयर होगा, नाउ दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि ये वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो पूरी तरह से कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने वर्क के लिए एक्सप्रेशन, वर्क के लिए और वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, अब रही बात कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, तुमने लीनियर मोमेंटम मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, लीनियर मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन है। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूं आपको बताने रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी K से जिसको डिनोट करेंगे। तो K और P के बीच रिलेशन क्या होगा भाई, तो हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू एस, K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, एंड लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बताओ कि यदि हम काइनेटिक एनर्जी के इस एक्सप्रेशन में हम राइट हैंड साइड को इसको मतलब
इंटू एम अपॉन एम कर दे, एम से अपने मन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 mv² इंटू एम अपॉन एम। तो ये हो गया आपका m और m ये मल्टीप्लाई होकर हो गए mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हो गया mv को, ये p, mv तो है p, यानी दिस इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू p² इज इक्वल टू 2mk और p इज इक्वल टू रूट अंडर 2mk, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो है ये दोनों रिलेट हो गए। आप चाहो तो ये रिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी का, और चाहो तो ये रिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात देखिए, ठीक है। अब रही बात